हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बोहरे। मेरा नाम अभिनव कुमार बोहरे है और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ जलवायु विज्ञान की एक और कक्षा। और इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि किस प्रकार जो है जलवायु या फिर कहें वायुमंडल का निर्माण हुआ पृथ्वी पर, और वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम उसी का कंटिन्यूएशन देखेंगे। एंड आई थिंक आज की क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसेस में से कुछ गैसेस का आज हमारा डिस्कशन जो है वो समाप्त होगा, और इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके, बिफोर आई यूज्ड टू स्टार्ट देयर इज अ अनाउंसमेंट। मेक श्योर स्टडी IQ आप सभी हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए लेकर आया है यूपीएससी लाइव बैचेस विच इज कॉल्ड एज P2I प्रोग्राम, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी जाएंगी लाइव क्लासेस। ये लाइव क्लासेस बेसिकली स्टार्ट हो रही हैं 22 जुलाई से 2023, फाइन। और ये टारगेटेड बैच होगा फॉर 2024 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। मेक श्योर जो स्टूडेंट्स जो है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़कर अपने सिलेक्शन को इंश्योर करें। और साथ में स्टडी IQ आपको इसके साथ प्रोवाइड करेगा टेस्ट सीरीज, नोट्स अलोंग विथ मेंटरशिप, फाइन। अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो और आपका सिलेक्शन लेस एफर्ट में स्मार्ट वे से आप इसे कंक्लूड कर पाएं, तो मेक श्योर इस प्रोग्राम का पार्ट बने और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करें। क्लियर? चलिए नाउ हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट क्लियर दैट पार्ट, फाइन। चलिए मैं एक बार क्विक रिकैप देता हूं कि हमने लास्ट कक्षाओं में क्या क्या देखा, फाइन। तो हमने बेसिकली स्टार्ट करा था पृथ्वी पर जलवायु का निर्माण किस प्रकार हुआ या पृथ्वी पर वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें हमने देखा कि पृथ्वी जो है वो अपनी शुरुआती स्टेजेस में, फाइन, एक जलता हुआ आग का गोला थी, एक फायरबॉल थी, और इस फायरबॉल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कालांतर में धीरे धीरे करके शीतलन की क्रिया प्रारंभ हुई, और इसी शीतलन की क्रिया के कारण श्रिंकिंग हुई, पृथ्वी सिकुड़ी, और सिकुड़ने के पश्चात जो है वो इससे गैसें इमिट हुई, गैसों का उत्सर्जन हुआ, और इन गैसों के उत्सर्जन के पश्चात पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण इस प्रकार से निर्मित हुआ। और पृथ्वी के आसपास वायु के आवरण के निर्माण के पश्चात मेक श्योर कि गैसेस यहां कंटिन्यू रहीं। इसका मेजर रीजन था, मैंने आपको अप्लाइड पार्ट में बताया था, एस्केप वेलोसिटी या कहें पलायन वेग। क्लियर? लेकिन अभी जो एटमॉस्फेयर पृथ्वी पर बना था, यानी कि इस समय जो पृथ्वी पर वातावरण या वायुमंडल का निर्माण हुआ था, यह हाईली टॉक्सिक था, हाईली जहरीला था, और इस वातावरण में किसी भी स्थिति में हमें जीवन की उत्पत्ति देखने को नहीं मिलती है। अब इस कंडीशन में हुआ क्या था, तो हुआ यह था कि एक युग प्रारंभ हुआ था पृथ्वी पर जिसे कहा जाता है वर्षण का काल। और इस काल में पृथ्वी पर हुई अम्लीय वर्षा। यह वर्षा अम्लीय इसलिए थी क्योंकि वातावरण में टॉक्सिक गैसेस अर्थात जहरीली गैसों का परसेंटेज बहुत हाई था, और इसी अम्लीय वर्षा के कारण आज आप पृथ्वी पर देख पाएंगे महासागर। क्लियर? यानी कि जब इन महासागरों का निर्माण हुआ था उस समय महासागर जो थे वो अम्लीय थे। कालांतर में कुछ क्रियाओं के कारण ये महासागर जो है वो खारे हुए और वातावरण साफ हुआ। वातावरण के साफ होने के साथ पृथ्वी पर जो है वो धीरे धीरे करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ करी वनस्पति ने, जिसने पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करा तथा ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया। ऑक्सीजन के लेवल के बढ़ने के साथ रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन क्रिया करने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, और इसी कंटिन्यूएशन में चलते हुए आज हम इस एटमॉस्फेयर में खड़े हैं, इस वायुमंडल में हम खड़े। क्लियर है? फाइन। अब नेक्स्ट डायमेंशन जो मैंने डिस्कस करा था, मेक श्योर के पृथ्वी पर जो गैसेस हैं इनकी इंपॉर्टेंस को हमने देखा। फाइन। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि पृथ्वी पर जो है पहले कौन सी क्रिया आई थी, पहले कौन सी गैस आई थी, इनका ऑर्डर क्या था, इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी। फाइन। जैसा अगर मैं क्विक रिकैप देना चाहूं तो पृथ्वी पर सबसे पहले रेस्पिरेशन हुआ था या प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पहले श्वसन हुआ था या प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो आंसर यह है श्वसन हुआ था,
याद रखें, नो डाउट पृथ्वी पर सबसे पहले वनस्पतियों का आगमन हुआ था, परंतु ये जो वनस्पतियां थी, इसके पहले एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई थी। और याद रखें, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे या ये जो एक कोशिकीय जीव थे, फाइन, जो आपकी बॉडी में सेल्स होती हैं, फाइन, ये जीव जो है वो श्वसन क्रिया कर रहे थे और ये श्वसन क्रिया अवायवीय श्वसन थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन था। क्लियर हुई बात? फाइन। तो अवायवीय श्वसन, फिर प्रकाश संश्लेषण और उसके बाद आपको मिलेगा श्वसन। क्लियर? वायवीय श्वसन, जो श्वसन सामान्यता जिसे आप परिचित हैं, फैमिलियर है। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से हम चलते हुए आ चुके थे इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में, ये कुछ मैंने फैक्ट डिस्कस करे थे। इसके अलावा हम चलते हुए आए थे नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन करा कि नाइट्रोजन का उपयोग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किस प्रकार से नाइट्रोजन जो है हमारी डे टू डे लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा मैंने डिस्कशन स्टार्ट करा था अबाउट जलवाष्प, वाटर वेपर, आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी। फाइन। इसमें मैंने डिस्कस करा था कि किस प्रकार ह्यूमिडिटी जो है वो इतने हाई लेवल पे मानवों के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण धर्मों को प्रभावित करती है। क्लियर? हमने इसको बहुत डीपली डिस्कस करा था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्यों हर बार कुछ विशेष ट्राइब से या कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को पूछती है। क्लियर? हमने यहां डिस्कस करा कि किस प्रकार जलवाष्प जो है वो मानव की उत्पत्ति से लेकर विकास तक के क्रम में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्लियर? हमने इसी क्रम में देखा था कि किस प्रकार जो है संघनन की क्रिया से कोहरा यानी कि फॉग, ओस यानी ड्यू, पाला अर्थात फ्रॉस्ट, इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मॉग या प्रकाश रासायनिक धुंध, इनका निर्माण होता है। ये जो प्रकाश रासायनिक धुंध है या आप कहें फोटोकेमिकल स्मॉग है, इस स्मॉग के बारे में हम आने वाली कक्षाओं में डिटेल में देखेंगे। आप पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट के चैप्टर में इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस देखेंगे। क्लियर? चलिए, इसके अलावा मैंने आपको एक लाइट इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट क्या होती है वर्षा, क्या होती है हिमपात, क्या है डिफरेंस बिटवीन वर्षण और हिमपात, या फिर बूंदाबांदी और वर्षा के बीच का डिफरेंस क्या है। फाइन। मैंने माइन्यूटली आपको बताया था कि याद रखें, बूंदाबांदी कराने वाले यानी कि ड्रिजलिंग कॉज करने वाले जो क्लाउड्स है वो डिफरेंट है और वर्षा कराने वाले क्लाउड्स डिफरेंट है। हम चूंकि हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है तो इसीलिए हम सामान्य परिप्रेक्ष्य में ऐसा कह सकते हैं कभी कभार कि वर्षा हो रही है या बूंदाबांदी हो रही है, दे आर सिनोनिम, दे आर पर्यायवाची, ऐसा हम मानते हैं। बट याद रखें, जब टेक्निकली सिविल सर्विसेज आपसे इससे रिगार्डिंग प्रश्न करेगा तो मेक श्योर कि इन दोनों को कॉज करने वाले मेघ अर्थात बादल अर्थात क्लाउड्स आर डिफरेंट, दे आर अलग, दे आर नॉट सेम इन नेचर। पॉइंट क्लियर हुआ? फाइन। चलिए, नाउ इसी घटना को और इसी प्रकार की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट नेक्स्ट गैस। फाइन। और ये जो नेक्स्ट गैस है, ये जो अगली गैस है, इस गैस के बारे में जानने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कशन करता हूं। क्लियर? चलिए, नाउ सबसे पहले मुझे बताएं जो पृथ्वी है, अर्थ है, क्लियर? मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। बच्चों ध्यान से मुझे बताओ कि वायुमंडल में बहुत सी गैसें उपस्थित हैं, बहुत सारी ऐसे गैसेस हैं जो वायुमंडल में उपस्थित है, परंतु हम डिस्कशन में कुछ ही गैसेस को कंसीडर करते हैं, हम अपनी चर्चा में कुछ ही गैसों को जो है इसका पार्ट बनाते हैं। ठीक, हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा, नाइट्रोजन देखा, ऑक्सीजन देखा, जलवाष्प देखी। अब जो लास्ट चीज हम कंसीडर करने वाले हैं, ये जो लास्ट आप कह सकते हैं एलिमेंट है, ये वास्तविकता में कोई गैस नहीं है। फाइन। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो एक इफेक्ट याद रखिएगा। फाइन। इसे बोलते हैं वाटर ड्रॉप इफेक्ट। फाइन। क्या होता है वाटर ड्रॉप इफेक्ट? तो याद रखें, वाटर ड्रॉप इफेक्ट का मतलब है कि जब ये वाटर ड्रॉपलेट ना जमीन पर आएगी तो इस प्रकार से एक बड़ा सा एरिया कवर करेगी। फाइन। और सिविल सर्विसेज हर बार याद रखें, फाइन, ये आपका टॉपिक है और ये यूपीएससी के प्रश्न है। यानी कि
टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन सिविल सर्विसेज ने पूछना बहुत पहले छोड़ दिया है। इस चीज को डाइजेस्ट कर लें, इस चीज को मान लें कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ने बहुत पहले ही ये डायरेक्ट टॉपिक से प्रश्न करना बंद कर दिया है। अब सिविल सर्विसेज एक स्टेप आगे बढ़ चुका है और टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आसपास की इंफॉर्मेशन वो हर बार पूछता है। तो जैसा हमने वायुमंडल की गैसों के बारे में देखा, तो याद रखें सिर्फ इतनी जानकारी पर्याप्त कभी नहीं होगी सिविल सर्विसेज निकालने के लिए। ठीक, इसी से एसोसिएटेड जो टॉपिक्स हैं, फाइन, उन टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। फाइन, और याद रखें कि मैं बहुत बारीकी से, बहुत माइन्यूट लेवल पे इन सारे टॉपिक्स को इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाला हूं। मैं श्योरिटी से कह सकता हूं, अगर कोई स्टूडेंट इस पूरे ही प्रोग्राम को थॉरोली रिवाइज करे, ठीक से इसको बार बार देखे और इसे रिवाइज करे, इसकी नोट्स मेकिंग करे, तो याद रखें उसकी सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में स्कोर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लियर? क्योंकि मैं टॉपिक्स में याद रखें, टॉपिक जो भी होगा उसका करंट अफेयर के साथ कनेक्शन और उसका आने वाले टॉपिक्स के साथ कनेक्शन और अदर सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्शन, इन सभी डायमेंशंस को साथ में डिस्कस करता जाऊंगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी टॉपिक को मैंने पकड़ा तो उस टॉपिक के बारे में सिर्फ सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन हो, बुकिश इंफॉर्मेशन हो। फाइन, हम उस टॉपिक से रिलेटेड करंट के इशू, उस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले इश्यूज या उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे डायमेंशंस जो सिविल सेवा परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे। जैसे हम अभी देख रहे थे गैसेस के बारे में, तो गैसेस के क्रम में मैं चलते हुए अभी डिस्कस करने वाला हूं एरोसोल्स के बारे में। फाइन, अब ये एरोसोल्स क्या होते हैं? फाइन, तो याद रखें ये टॉपिक डायरेक्टली पृथ्वी के वायुमंडल से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन याद रखें जब कभी सिविल सेवा परीक्षा आपसे इससे रिगार्डिंग प्रश्न करेगा, तो याद रखें कि ये वो टॉपिक होगा जो उसके लिए सबसे फेवरेबल होगा टू आस्क टू द स्टूडेंट। रीजन इज व्हाट? तो रीजन याद रखें कि ये एरोसोल्स हमेशा रहते हैं इन न्यूज। फाइन, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें जानने से पहले कि क्या होते हैं एरोसोल्स और क्या होता है इसका महत्व और क्या ये कॉज करते हैं, फाइन, हम ये जानेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। याद रखें जब आप पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में और बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे कि एग्जैक्टली ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। परंतु हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जनरलाइज्ड वे में आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो याद रखें, सिंपल मैनर में अगर मैं कहूं तो ये आपकी पृथ्वी है, ये है पृथ्वी या अर्थ। क्लियर? अर्थ के चारों तरफ ध्यान से देखें, ये पृथ्वी के चारों तरफ जो है इस प्रकार से गैसें उपस्थित है। क्लियर? अब ये जो सूर्य है या सन है, यहां से आने वाली किरणें इस वायुमंडल को, इस एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करते हुए अंदर तो आ जाती है। क्लियर? लेकिन याद रखें आने के पश्चात ये है प्रकाश या आप कहें वो लाइट या वो ऊर्जा जो सूर्य से उत्सर्जित हुई है, सन से इमिट हुई है। फाइन, और जब ये पृथ्वी में आती है तो पृथ्वी इसे जो है, इसका कुछ भाग जो है वो अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसका रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है। तो याद रखिए पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो सूर्य से आने वाले प्रकाश के लिए पारदर्शी गैसों की तरह बर्ताव करती है, पारगम्य होता है, और प्रकाश जो सूर्य से आ रहा होता है वो इन्हें पेनिट्रेट करके अंदर आ सकता है। पर वो ऊर्जा जो पृथ्वी यहां से रिलीज करती है, पृथ्वी यहां से इमिट करती है, उत्सर्जित करती है, वह ऊर्जा के लिए यह गैसें, फाइन, शायद ये विजिबल ठीक से नहीं है, मैं इसे दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। फाइन, ये जो गैसेस हैं, ये जो मैं अभी रेड मार्कर से बना रहा हूं, फाइन, ये जो गैसेस हैं ये आने वाले
पृथ्वी से आने वाले प्रकाश के लिए अपारगम्य होती हैं और इस प्रकार से यह उस प्रकाश को वापस पृथ्वी की ओर जो है वो परावर्तित कर देती है। क्लियर? तो सन से सनलाइट आई, सूर्य से सूर्य तापन आया, पृथ्वी ने उसे एब्जॉर्ब करा, अवशोषित करा और फिर उसे इमिट करा, उत्सर्जित करा। और जो गैसेस थी उन्होंने सूर्य से आने वाले प्रकाश को तो आने दिया, परंतु वह ऊर्जा, वह प्रकाश या वह हीट जो पृथ्वी ने उत्सर्जित करी, उसको इन गैसेस ने वापस नहीं जाने दिया, वापस से बाहर नहीं जाने दिया। इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। फाइन। अब याद रखें, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका निश्चित स्तर आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में अदरवाइज होता ये कि पृथ्वी जो है वो सीधे सीधे, मैं यहां इसको हटाता हूं, ध्यान से सुनिए, पृथ्वी जो है वो सीधे सीधे आग के गोले से स्नोबॉल में इसमें कन्वर्ट हो जाती है। फाइन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव इसेंशियल है, आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित स्तर तक, एक सर्टेन लेवल तक इट इज रिक्वायर्ड। और इसके बाद, इस निश्चित स्तर के बाद अगर ग्रीन हाउस प्रभाव उपस्थित होगा तो पृथ्वी के लिए यह जो कॉज करेगा उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, या हम कहें वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन। क्लियर? तो यह है बेसिकली फंडा अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जलवायु परिवर्तन और साथ में वैश्विक तापन यानी कि पृथ्वी का गर्म होना, यह होता है। फाइन? क्लियर हुआ? अब देखें मैं नेक्स्ट क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं। अब मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि जनरली हम ऐसा समझते हैं, फाइन, जनरली जब स्टूडेंट जो है वो रीड करता है या नेट पे इसके रिगार्डिंग सर्फिंग करता है, सर्च करता है, तो वो क्या पाता है? वो यह पाता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसके लिए प्रमुख गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर? अब ध्यान से सुने, याद रखें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने वाली, ग्रीन हाउस प्रभाव करने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड ही है, परंतु याद रखें जो पोटेंशियल है यानी सामर्थ्य है, फाइन, यानी कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, फाइन, जितना ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कर रही है, फाइन, ये कम है बहुत सारी अदर गैसेस से। अगर मैं आपसे उदाहरण के लिए कहूं तो याद रखिए 1 ग्राम जो मीथेन है, ये लगभग 20 गुना स्ट्रॉन्ग होती है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। फाइन। यानी कि जितनी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज या जितनी वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ज्यादा और इवन 20 गुना ज्यादा खतरनाक है मीथेन। क्लियर? इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड से भी सेवरल टाइम, कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है जलवाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फाइन। इसी प्रकार से HFCs भी होते हैं और अदर्स भी होते हैं। फाइन। ये लगभग 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो याद रखना इस इंडेक्सिंग को, यानी कि इस मापदंड को, कि नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कॉज करने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस है, लेकिन इसका प्रभाव से भी ज्यादा खतरनाक प्रभाव वाली अन्य गैसेस भी वातावरण में उपस्थित हैं। बस इतना कारण है कि ये जो गैसेस हैं इनका मात्रा या आप कहें इनका परसेंटेज ये वातावरण में कम है, इसीलिए हम कहते हैं कि मेजर कॉज करने वाली इफेक्ट कॉज करने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। पर याद रखें पोटेंशियल के मामले में, सामर्थ्य के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक गैसेस भी वातावरण में उपस्थित हैं और इसे एक टेक्निकल टर्म के द्वारा जो है वो
पूछा जाता है और इस टर्म को आपको हमेशा याद रखना है। याद रखें, इसे कहा जाता है, जस्ट सेकेंड, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। और आपको एज इट इज इसे याद करना होगा, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा इसे इसी नाम से ऑफिशियली पुकारती है। पेपर में यही वर्ड आता है, इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। और ये जो मैंने आपको सामने इंडेक्स दे रखा है, याद रखें कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड का इंडेक्स, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखें तो इसका पोटेंशियल हम 1 मानते हैं। फाइन। तो इसके बाद मिथेन का लगभग 21 है, यानी कि इससे लगभग 21 गुना है। ये अदर्स का इंडेक्सिंग है। फाइन। जैसा मैंने आपको बताया, CFC, HFC और SFC, इनका इंडेक्सिंग जो है वो लगभग 1000 गुना तक, और कुछ केसेस में 10,000 गुना तक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक है। बस इतना याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इन अदर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम मानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेजर इफेक्ट कॉज करती है। ये माइनर है, पर जब भी वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो याद रखें किसका सामर्थ्य ज्यादा है। तो सामर्थ्य बेसिकली ज्यादा किसका है? इन गैसेस का। और इससे ज्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको और ज्यादा गैसेस के बारे में R&D या रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन्हें ही सीधा याद रखें, और इन्हें सीधा याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा, लेट मी बी स्पेसिफिक, थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं बच्चों। फाइन। तो ध्यान से देखें, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा सबसे पहले मीथेन है। फाइन। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है। फाइन। इसके बाद जो है HFC, PFC, SFC। फाइन। इनका पोटेंशियल होता है। क्लियर हो गया? फाइन। तो याद रखें, एक प्रकार का प्रश्न होता है कि कौन सी का, मैं 2 स्टेटमेंट कोट करता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि सारा वीडियो देखने के बाद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि क्या होगा इस 2 स्टेटमेंट्स का उत्तर। तो ध्यान से सुनिए, मेरा पहला स्टेटमेंट है क्या, चलो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में कोट करता हूं। पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कॉज करने वाली मेजर गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? आई थिंक आप समझ गए होंगे, स्टेटमेंट राइट है। फाइन। सेकंड है, परंतु GWP इंडेक्स कार्बन डाइऑक्साइड का मीथेन की अपेक्षाकृत या अन्य किसी इन गैसेस की अपेक्षाकृत कम होता है। तो याद रखें, ये स्टेटमेंट भी राइट होगा। फाइन। तो याद रखें, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, मीथेन का या वाटर वेपर या जलवाष्प का या फिर CFC, HF6, इन सब का जो है वो अधिक होता है। फाइन। तो एक हमने टेक्निकल पॉइंट देखा, और इसके रिगार्डिंग आने वाले प्रश्नों के बारे में हमने देखा। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। देखिए, हमने देखा अब तक पृथ्वी में कौन कौन सी गैसेस थी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प। अब इसके साथ हम एक दूसरे पदार्थ के बारे में देखने वाले हैं जो पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित होता है। क्लियर? अब ये क्या है? ये कणिका पदार्थ प्रदूषण। क्लियर? अब याद रखें एक चीज और, सिविल सेवा जो परीक्षा है ये काफी ज्यादा जो है रफ ट्रांसलेशन करती है, काफी ज्यादा कठिन ट्रांसलेशन करती है। इसलिए हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप याद रखें कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना ही होगा, क्योंकि मैं 4, 5, 6 इससे ज्यादा सिमिलर वर्ड्स यूज नहीं कर सकता। फाइन। एक लिमिट होगी। मैं अगर इसके बारे में ट्रांसलेशन करूं तो ऐसे 4-5 प्रकार के ट्रांसलेशन होंगे। क्लियर? आपको याद रखना है कि यूपीएससी जब कभी पेपर के बारे में सर्च करती है, फाइन, कोई डिस्प्यूट होता है और उसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चनिंग होती है, तो रेफरेंस उसको इंग्लिश में लिया जाता है। फाइन। तो आपको कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है? इसमें से एक वर्ड है ये पर्टिकुलेट मैटर। फाइन। या कणिका पदार्थ प्रदूषण। अब ये क्या होता है कणिका पदार्थ प्रदूषण या पर्टिकुलेट मैटर्स? फाइन। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसा इसका नाम टफ साउंड करता है, याद रखें ये बिल्कुल उतना टफ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड है।
हम इसे लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल सामान्य भाषा में देखें तो क्या होते हैं पार्टिकुलेट मैटर या कणिका पदार्थ? तो कुछ नहीं, वह धूल के कण, कालिक का मतलब यहां मेरा मतलब है राख से, और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है शूट, फाइन, इसको बोलते हैं डस्ट। क्लियर? इसके अलावा पलारी जलाना, ये जो एक वर्ड है मैंने जानबूझकर जलाना वर्ड यूज करा है, इसके लिए याद रखिए एक वर्ड यूज होता है स्टबल बर्निंग। अब ये स्टबल बर्निंग कह लें या पलारी जलाना कह लें, तो आई थिंक जो लोग पंजाब हरियाणा या इसके आसपास के क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे, आई थिंक उन सभी ने इस वर्ड को जरूर सुना होगा। पलारी जलाने का मतलब होता है बेसिकली खेत में जब हम कोई फसल या क्रॉप निकालते हैं तो जितना पार्ट हमें चाहिए होता है उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसकी कटाई हो जाती है, और कटाई के बाद जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है खेत में, जो किसान होते हैं उसको जला देते हैं, और इसी जलाने को हम कहते हैं कि ये पलारी जलाना है। क्लियर हुआ? फाइन। तो पलारी जलाएंगे तब भी धूल निकलेगी, राख निकलेगी। फाइन। और यही धूल या यही राख वातावरण में जब जाती है वाहनों के प्रदूषण से, औद्योगिक प्रदूषण से, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अलग से इसके बारे में बताऊंगा। फाइन। या इस प्रकार की किसी भी क्रिया के कारण, यानी कि आप जीवाश्म ईंधन जलाएं, यानी कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करें, खेत में पलारी जलाएं, या कोई भी ऐसा कार्य जिससे धूल के कण, राख के कण या कुछ गैसेस ऐसी इमिट हो जिसके कण जो है वो वायु में सस्पेंडरी कंडीशन में, यानी कि उतराती हुई अवस्था में घूमते रहें। फाइन। यानी कि अगर मैंने कहा कि ये एक पर्टिकुलेट मैटर है तो इसका मतलब है ये हवा में इस प्रकार से तैरता रहेगा, ये जमकर नीचे जमीन पर नहीं आएगा। फाइन। तो इसी को पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वो कोई भी कण जो प्रकृति में मुक्त रूप से हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान घूम सकता है, उस कण को कहा जाता है पर्टिकुलेट मैटर। पॉइंट क्लियर है? फाइन। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं या ये जो कणिका पदार्थ हैं, ये कणिका पदार्थ को हम सामान्य लैंग्वेज में, और याद रखें एरोसोल का, एरोसोल ये जो वर्ड है इसका कोई ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सिविल सेवा परीक्षा में कई बार यह प्रश्न आ चुका है और उन्होंने यही वर्ड डायरेक्टली यूज करा, एरोसोल्स। सो डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट, इसे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसे देखें एज अ एरोसोल। फाइन। अब इसी पर्टिकुलेट मैटर को हम एरोसोल भी कहते हैं। फाइन। अब ये जो एरोसोल्स होते हैं इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा को इसमें बहुत इंटरेस्ट है। फाइन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, ये जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, ये जो एरोसोल्स हैं, फाइन, ध्यान से देखिए इनके बारे में। ये एरोसोल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार ये एरोसोल्स बेसिकली कॉज करते हैं अदर अदर टाइप के इफेक्ट। तो पहले सुने कि जो एरोसोल्स है, मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसके पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में देखते हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। तो याद रखिए, अगर ये एरोसोल्स पृथ्वी पर उपस्थित नहीं होते, ये एरोसोल पृथ्वी पर उपस्थित नहीं होते, तो याद रखिएगा पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो एरोसोल्स हैं, याद रखिए ये एरोसोल्स पृथ्वी पर वर्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। फाइन। यानी कि अगर आप देख रहे हैं पृथ्वी पर वर्षा हो रही है तो इसका एक बड़ा कारण पृथ्वी पर एरोसोल्स की उपस्थिति भी है। कैसे? तो याद रखिए, ये जो वर्षा है ये कौन कराते हैं? ये कराते हैं मेघ। और ये जो मेघ हैं, ये मेघ कैसे बनते हैं? तो याद रखिए ये मेघ बनते हैं संघनन की क्रिया से। क्लियर? और ये जो संघनन की क्रिया है, याद रखिएगा ये संघनन की क्रिया किस प्रकार होती है? तो ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं ये पृथ्वी की सतह है, अर्थ सरफेस है, और यहां से ध्यान से देखिएगा इस प्रकार से जलवाष्प जो है वो बाहर निकल रही है।
इस प्रकार से जलवाष्प का उत्सर्जन हो रहा है। फाइन। अब ये जलवाष्प ऊपर आएगी, अब संघनन की क्रिया प्रारंभ होनी है और इसी से मेघ का निर्माण होना है। तो याद रखिए, कंडीशन ये होगी कि ये जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प बेसिकली इस प्रकार से बटी हुई है। क्लियर? अब ये जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प जब ठंडी होना प्रारंभ होगी तो इसे ठंडे होने के लिए एक सरफेस की, एक सतह की आवश्यकता है। टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही जलवाष्प उत्सर्जित हुई, वाटर वेपर निकली, ऊपर गई, टेम्परेचर कम हुआ और संघनन की क्रिया में जैसे जैसे जलवाष्प पानी में परिवर्तित होना प्रारंभ हुई, तो याद रखिए इस पानी को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए एक सतह की आवश्यकता है। और ये जो सतह है, ये सतह का कार्य करता है क्या? ये डस्ट पार्टिकल या ये सोल, ये एरोसोल बेसिकली कार्य करता है इस जलवाष्प को संघनित होने के लिए एक सरफेस की तरह। और जब ये एक सरफेस की तरह कार्य करता है तो इसके ऊपर पानी जम जाता है। फाइन। और इसके ऊपर पानी जमने से एक बादल निर्माण करने वाले पार्टिकल का निर्माण होता है। वो स्मॉल या वो सबसे सूक्ष्म इकाई जिसके बार बार मिलने से बादल का निर्माण होता है, उस सूक्ष्म इकाई के अंदर एक एरोसोल प्रेजेंट होता है। फाइन। अब इस प्रकार से ये जो छोटे छोटे जलवाष्प होल्ड करने वाले, जलवाष्प एकत्रित करने वाले कण हैं, यही जब मिल जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये मिले हुए कणों से बनता है एक मेघ। क्लियर हुआ पॉइंट? फाइन। अब ध्यान से सुने, जो मेघ है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जो मेघ है वो संघनन की क्रिया से होता है और संघनन की क्रिया के लिए एरोसोल की आवश्यकता है। मेघ नहीं तो वर्षा नहीं, वर्षा नहीं तो जीवन नहीं। क्लियर? यानी कि एरोसोल्स ये वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण है वर्षा कराने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि एरोसोल्स वास्तविकता में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हाईली इंपॉर्टेंट है पृथ्वी में वर्षा कराने के लिए। क्लियर? और वर्षा कराने के कारण ही हम एरोसोल्स को कहते हैं कि ये हमारे लिए फ्रेंडली हैं, महत्वपूर्ण है। फाइन। परंतु अब यहां से आएगा सिविल सर्विसेज। अब ध्यान से समझे, अगर पृथ्वी पर एरोसोल का परसेंटेज यानी कि प्रतिशत एक निश्चित स्तर से ऊपर चला जाए, फाइन, तब क्या होता है? तो तब हम इसे बोलते हैं कि ये भी कॉज करेंगे कुछ नकारात्मक प्रभाव। जैसे अब मैं आपसे एक छोटे से गैप के बाद इसके नकारात्मक प्रभावों पर डिस्कस करूंगा। इसके पहले याद रखें, आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया हो या फिर कोरियन नेशंस हो या फिर आप कहें जापान हो, फाइन, इन सारे क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की प्रणाली का उपयोग होता है जिसे कहा जाता है कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन। तो ध्यान से देखें, ये जमीन है, फाइन, ये अर्थ है, इससे निकल रही है क्या? जलवाष्प। फाइन। अब किसी स्थान पर अगर वर्षा नहीं हो रही है, फाइन, तो क्या इसका मतलब यह है कि उस स्थान पर वायु ही नहीं है? नो, उस स्थान पर आवश्यक रूप से जो है वो वायु उपस्थित तो है, और वायु उपस्थित होने पे कुछ मात्रा में ही सही, परंतु जलवाष्प उपस्थित है। फाइन। बस ऐसा है कि संघनन की क्रिया या आप कहें मेघों के निर्माण की क्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसी कारण वहां बारिश नहीं हो रही। परंतु अगर हम प्लेन के माध्यम से, फाइन, या किसी एक्सटर्नल एजेंट के माध्यम से हम ऐसा करें कि कुछ एरोसोल ऊपर से मेघों पर, जो छोटे मोटे थोड़े बहुत जो मेघ बने हैं उनके ऊपर डाल दें, तो याद रखना यहां पे जो बादल हैं इनके अंदर उपस्थित जलवाष्प जो अभी इतनी हल्की है कि वह अभी नीचे नहीं आ रही, उस जलवाष्प के ऊपर जब एरोसोल डाले जाएंगे, फाइन,
ये डाले जाएंगे। तो होगा ये कि यहां पे संघनन की क्रिया जल्दी हो जाएगी। ये एरोसोल जो है आपस में मिलकर जलवाष्प को होल्ड करके उसको एक बूंद के रूप में परिवर्तित कर देंगे, और बूंद के रूप में परिवर्तित करने के पश्चात यहां हो जाएगी बारिश। यानी कि वह मेघ जो वर्षा नहीं कराने वाले थे, उन मेघों के ऊपर अगर आप एरोसोल डालें तो वो मेघ उस एरोसोल के आने के कारण जो उसकी जलवाष्प इधर उधर भटक रही थी, वो उस एरोसोल के ऊपर जम जाएगी। जमने से वो एरोसोल भारी हो जाएगा, और भारी होने से बूंद के रूप में नीचे आ जाएगा, अर्थात वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। क्लियर? तो याद रखें, एरोसोल बेसिकली कॉज करते हैं आर्टिफिशियल रेन भी, यानी कि कृत्रिम वर्षा भी। और याद रखें, यहां जिस एरोसोल का उपयोग होता है या यहां जिस यौगिक का एलिमेंट का उपयोग होता है उसे कहा जाता है सिल्वर आयोडाइड। क्लियर? तो सिल्वर आयोडाइड डालते हैं। और यह भी याद रखिएगा, वैसे आप इसे जो है वो साइंस की क्लासेस में देखेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं ना कि सिल्वर आयोडाइड नहीं है तो क्या डालें, तो याद रखिए सामान्य नमक भी डाल दें, NaCl भी डालेंगे, तो भी जो है वो क्लाउड के अंदर ये उसी प्रकार का, मेघ के अंदर उसी प्रकार का बर्ताव करेगा जैसा सिल्वर आयोडाइड करता है। और ये भी जो इधर उधर घूम रही जलवाष्प है उसको अपने ऊपर होल्ड करा लेगा, और होल्ड कराने के बाद भारी होने पर वो नीचे आ जाएगी। बस ऐसा है कि उतना डिजायर्ड नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा जो है सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से होता है। क्लियर? फाइन। तो याद रखें कि एरोसोल से एसोसिएटेड टॉपिक है कृत्रिम वर्षा। और कृत्रिम वर्षा क्यों कराई जाती है? तो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी एरिया में पानी की कमी हो या वर्षा नहीं होती हो, उस क्षेत्र में एक तो कराई जाती है, और दूसरी है जिसको चाइना यूज करता है। फाइन, बहुत ध्यान से समझिएगा, जिसे चीन यूज करता है। इसके शांघाई, बीजिंग या ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं जहां पे प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। अब इस स्थिति में कृत्रिम वर्षा क्या करती है? तो कृत्रिम वर्षा वास्तविकता में वातावरण में उपस्थित बहुत सारी जो गैसेस है, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, और याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में घुलनशील है, विलेय है, फाइन, डिसॉल्व हो जाती है। फाइन। तो जैसे ही वर्षा होगी तो वर्षा के साथ बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड ये जल के साथ घुल के जो है वो नीचे आ जाती है, और इसीलिए कहते हैं कि जिस भी स्थान पे प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है उस स्थान पर वर्षा वातावरण को साफ कर देती है। क्लियर? और आपने शायद सुना भी होगा, दिल्ली में जो है दिल्ली में जो है बात चल रही है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि क्यों ना हम दिल्ली के लिए भी कृत्रिम वर्षा प्रणाली का विकास करें, आर्टिफिशियल रेन सिस्टम डेवलप करें NCR के लिए। क्लियर? फाइन। तो ये है कृत्रिम वर्षा जो कनेक्टेड है एरोसोल्स के साथ। फाइन। ये एरोसोल्स क्या है? तो ये है पार्टिकुलेट मैटर या फिर कणिका पदार्थ, और ये जो कॉज करते हैं वो प्रदूषण है। अब ये कैसे प्रदूषण कॉज करते हैं? तो अब हम इसका नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। हमने अभी तक इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखा, अब इसका जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट देखते हैं। फाइन। अब क्या है इसका नेगेटिव इंपैक्ट, क्या है इसका नकारात्मक प्रभाव? तो ध्यान से समझिएगा। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइन, अभी मेरे पीछे की इस टॉपिक को ज्यादा फोकस में ना ले, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। फाइन। पहले हम समझ लेते हैं कि इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव है ये मानव में अगर पार्टिकुलेट मैटर या फिर एरोसोल का प्रतिशत, एरोसोल इसका परसेंटेज वातावरण में बढ़ना प्रारंभ कर जाए तो यह मानव में श्वसन संबंधी समस्याएं या डिजीजेस कॉज करता है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज ये मानव में अगर एरोसोल्स का प्रतिशत ज्यादा हो तो मानव में श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। अब मैं एक रिपोर्ट के बारे में फाइन आपको होमवर्क देता हूं, आप घर जाएं और सर्च करें कि अभी रिसेंट में ऐसी कौन सी रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि अगर पृथ्वी पर और अधिक एरोसोल का परसेंटेज बढ़ा तो यह पृथ्वी पर मानव के रहने योग्य परिस्थितियों को खराब कर देगा।
फाइन। बेसिकली इस रिपोर्ट में ऐसा दावा करा गया है कि आने वाले 15 साल में अगर इसी प्रकार पृथ्वी पर एरोसोल का परसेंटेज बढ़ा रहा और बढ़ता रहा तो पृथ्वी पर मानव कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। 6th मास एक्सटिंक्शन होगा किसका? मानवों का। क्लियर? ये एक रिपोर्ट में आया है, अब आप लोग सर्च करेंगे और इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि ये कौन सी रिपोर्ट है। क्लियर? तो पहली चीज, एरोसोल का परसेंटेज हाई होने पर मानवों में जो है वो श्वसन संबंधी समस्याएं होती। सेकेंड डायमेंशन में डिस्कस करना चाहता हूं, याद रखिए अगर किसी क्षेत्र में एरोसोल का परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ता है तो उस एरिया में वर्षा, अब ध्यान से देखिएगा आपका दिमाग जो है वो पूरा यहां होना चाहिए। फाइन। देखिए एक निश्चित स्तर तक एरोसोल होने पर वर्षा होती है। वह मेघ जो वर्षा नहीं करा रहे थे उनमें एरोसोल डालोगे तो वर्षा होने लगेगी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, जिस स्थान पर वर्षा नहीं हो रही है उस स्थान पर मेघ में यदि आप एरोसोल ऐड करें, ध्यान से समझिएगा, एरोसोल ऐड करें, फाइन, तो वहां पर वर्षा हो जाएगी। क्लियर? लेकिन अभी मैं आपका दिमाग जो है वो एक बार ट्विस्ट करने वाला हूं। याद रखिए अगर किसी स्थान पर पहले ही वर्षा होती रही है यानी कि वहां वर्षा होती है, फाइन, और हम अपनी मानवीय गतिविधियों से उस स्थान पर एरोसोल बढ़ा दें, एरोसोल को बढ़ा दें, तो याद रखिएगा उस स्थान पर वर्षा बंद हो जाएगी। फाइन, मतलब मैं भी समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, वर्षा नहीं होगी। अब ये क्या गेम है तो समझिए, वह मेघ जो वर्षा नहीं करा सकते वह वर्षा इसीलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि उनमें जलवाष्प तो उपस्थित है पर वो इतनी भारी नहीं है कि बूंद बनकर नीचे आए। तो जब आप उसमें एरोसोल डालेंगे तो वो जलवाष्प संघनित होकर उस डस्ट पार्टिकल के आसपास संघनित होकर भारी होकर नीचे आ जाएगी। परंतु जो मेघ पहले से ही वर्षा करा सकता है, अगर आपने उस मेघ में, ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से, जो मेघ वर्षा करा सकता है अगर उस मेघ में और ज्यादा एरोसोल ऐड होंगे और ज्यादा एरोसोल डाले जाएंगे तो याद रखिएगा यहां पर एक बूंद का अगर निर्माण हो रहा था, फाइन, ये अगर जलवाष्प से बनने वाली बूंदें हैं तो याद रखिएगा जब आपने अतिरिक्त एरोसोल डाले तो ये एरोसोल जो है इन बूंदों को डिवाइड कर देगा। एक बूंद जो भारी होकर नीचे आ सकती थी उस बूंद को एक और सरफेस मिल गया संघनित होने के लिए, तो ये दो भाग में विभाजित हो जाएगा। अब यहां पर जो एक बूंद थी ये इस प्रकार से, ये एक बूंद थी और इस एक एरोसोल के अलाउंग ये जो है वो जम के संघनित होकर नीचे आने वाली थी। परंतु अब हुआ यह है कि इस बूंद के पास इस एरोसोल के अलावा एक और एरोसोल है, एक और कणिका पदार्थ है। तो ये होगा क्या, ये बूंद जो है वो दो छोटी बूंदों में विभाजित हो जाएगी। अब ये जो दो बूंद हैं ये आसानी से हवा में तैर सकती हैं। तो क्या ये नीचे आने वाली हैं? आंसर इज नो। तो याद रखिएगा कि एरोसोल अगर उस मेघ में जोड़े जाएं जिस मेघ में वर्षा कराने का सामर्थ्य नहीं है तो वह मेघ वर्षा करा देगा। परंतु अगर वह क्षेत्र जहां पहले से वर्षा हो रही हो उस क्षेत्र में एरोसोल का परसेंटेज बढ़ाया जाएगा तो उस क्षेत्र में याद रखें वर्षा बंद हो जाएगी। क्लियर? सो एक डिजास्टरस इफेक्ट है एरोसोल का कि एरोसोल किसी भी क्षेत्र में अगर वर्षा हो रही है और इसका परसेंटेज बढ़े तो उस क्षेत्र में वर्षा बंद करा देता है। क्लियर? फाइन। अब देखिए यूपीएससी कैसा घुमाकर पूछेगा। यूपीएससी ऐसा बोलेगा कि एक स्टेटमेंट कोट करेगा
कि एरोसोल वर्षा कराने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है? आप बोलेंगे यस। वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो कोट कर देगा कि पृथ्वी पर किसी क्षेत्र में यदि वर्षा हो रही है और वहां पर एरोसोल का परसेंटेज बढ़ाया जाए तो उस स्थान पर वर्षा बढ़ेगी। अब आपका दिमाग चलेगा कि पहला स्टेटमेंट अगर राइट है तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो याद रखें डियर, वो पहला स्टेटमेंट राइट है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर किसी स्थान पर पहले से वर्षा हो रही है और आपने उस स्थान पर एरोसोल का परसेंटेज बढ़ाया या उस स्थान पर ऊपर से कृत्रिम वर्षा कराने वाले पदार्थों का छिड़काव करा तो वो वर्षा बंद हो जाएगी। क्लियर? फाइन। अब हमने दो डायमेंशन देख लिए हैं इस एरोसोल के नकारात्मक प्रभाव के बारे में। अब इसका लास्ट जो है नकारात्मक प्रभाव क्या है तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट नकारात्मक प्रभाव है इसका, एक शब्द है जिसे कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, जिसे कहा जाता है ग्लोबल डिमिंग। या कभी कभार मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि आपको कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। इसे कहा जाता है सार्वत्रिक दीप्त मंदिता। अब ये क्या होती है तो बिल्कुल सामान्य लहजे में समझें और याद रखें, जब आप इसको समझेंगे तो इसके बाद मैं इसका क्रिटिकल फॉर्म भी आपको बताऊंगा। फाइन। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, या आप कहें अर्थ। फाइन। अब इसके आसपास इस प्रकार से ये एरोसोल उपस्थित है। फाइन, ये एरोसोल उपस्थित है, ये है एरोसोल। अब बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना। फाइन। जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव में होता है, क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव में तो ध्यान से समझिए। ग्रीन हाउस प्रभाव में हो ये रहा था कि सूर्य की किरणें आ रही थी और सूर्य से आने वाली किरणों को ग्रीन हाउस की गैसेस आने देती हैं। फाइन। और वो आकर पृथ्वी से टकराती हैं, लेकिन पृथ्वी से आने वाली गैसेस को वो बाहर नहीं जाने देती। इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। अब याद रखिएगा एरोसोल इसका थोड़ा डिफरेंट है। फाइन। कैसे? तो जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं ये उनको यहीं से वापस भेज देता है। फाइन। यानी कि पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में होता क्या था कि ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट ग्रीन हाउस प्रभाव में अंदर आ जाती थी। लेकिन याद रखिएगा ग्लोबल डिमिंग में या फिर दीप्त मंदिता में होगा ये कि ये सनलाइट को ही आने नहीं देगा, ये सनलाइट को वापस भेज देगा। और याद रखें जब ये सनलाइट को वापस भेज देगा तो नीचे के क्षेत्र में यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक कूलिंग इफेक्ट, यानी कि किसी क्षेत्र में जितना सौर तापन आना चाहिए था उतना सौर तापन उस सीजन में नहीं आया। और ग्लोबल डिमिंग ये वो फैक्टर है जो पृथ्वी पर हर एक क्षेत्र में वहां के शीत ऋतु को और भी ज्यादा ठंडा बना देता है। यानी कि एक तरफ गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा गर्म होगा, कारण होगा ग्रीन हाउस प्रभाव, और उसी क्षेत्र में जब आएगा शीत ऋतु, जब आएगा विंटर्स, तो उस समय ये वहां पर तापमान, जस्ट अ सेकेंड, वहां पर तापमान अत्यधिक कम हो जाएगा। तापमान जो है वो अत्यधिक कम हो जाएगा अगर वहां पर अभी शीत ऋतु है। क्लियर हुआ? फाइन। तो देखिए दोनों ही ऋतुओं में किस प्रकार से हमारे द्वारा करा गया प्रदूषण एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर कॉज कर रहा है। अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस निकाली तो हमारी जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, और हमने अगर एरोसोल निकाले तो ग्लोबल डिमिंग हो जाएगी और हमारी ठंडी बहुत ज्यादा शीत यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। क्लियर हुआ? फाइन। अब देखिए याद रखिएगा, अगर आपका ये शैतानी दिमाग चलता है कि सर ग्रीन हाउस गैसेस फिर गर्मी के समय तापमान बढ़ा भी तो देंगी,
और ये एरोसोल गर्मी के समय जो आने वाला सौर्य तापन है उसको उधर रिफ्लेक्ट भी तो कर देंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, याद रखिएगा, एरोसोल ज्यादा उपस्थित होते हैं बेसिकली शीत ऋतु में ही। क्यों शीत ऋतु में ही? तो याद रखिएगा एरोसोल जो है निकलने के पश्चात घूमते हुए वातावरण में बहुत ऊपर भी जा सकते हैं। फाइन। और गर्मी में निचला जो वातावरण होता है, यानी कि जो निचला क्षेत्र होता है वायुमंडल का, ये निचला क्षेत्र में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही होती है। क्यों? पृथ्वी गर्म होती है और गर्म होने पे हवा ऊपर की ओर आती है। तो ऊपर की ओर आने पे ये जो एरोसोल है, ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये उठकर ऊपर चले जाते हैं और इतने ज्यादा ऊपर जाने के बाद ये बिखर जाते हैं। तो बिखरने पर ये डिमिंग कॉज नहीं कर पाते। फाइन। लेकिन जब ठंडी होती है तो हवा नीचे को बैठती है और जब नीचे को बैठती है तो ये डस्ट पार्टिकल या एरोसोल जो है वो नीचे आ जाते हैं। और जैसे ये नीचे आ जाते हैं, उस समय ये आने वाले सौर्य ताप को परावर्तित करके वापस भेज देते हैं। तो ठंडी में जो सौर ताप आना चाहिए था वो नहीं आ पाता और गर्मी में ये दूर चले जाते हैं। तो दूर जाने के पश्चात जो है इनका कोई प्रभाव हमें गर्मी के समय, ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखता। ठंडी के समय इनका प्रभाव जरूर दिखेगा। क्लियर? तो याद रखिएगा ये बेसिकली करते हैं क्या? ग्लोबल डिमिंग। क्लियर हुआ पॉइंट? अब इसी ग्लोबल डिमिंग से या इसी दीप्त मंदिता से याद रखें एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं एशियन ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल। वैसे तो जनरली जो है एशियाई ब्राउन क्लाउड ही कहते हैं इसे। मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि ये कहाँ बनता है, किस प्रकार बनता है। अगर आप जो है इसके बारे में सर्च करना चाहें तो आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा कि कैसे जो है वो एशिया और खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना कि किस प्रकार यह जो एशियाई ब्राउन क्लाउड है या एशियाई भूरा बादल है या एशियन ब्राउन क्लाउड है, ये किस प्रकार भारत में आने वाले मानसून को प्रभावित करता है। फाइन। जो मानसून भारत में आता वह इस एशियाई भूरे बादल या ब्राउन क्लाउड के कारण आने में इसके मतलब मानसून के आगमन में काफी ज्यादा समय लग जाता है या कभी कभार हमारा मानसून जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आई होप ये चैप्टर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे और आप बेहतर तरीके से अपनी सिविल सेवा की यात्रा को कर पा रहे हो। फाइन। मैं एक एक टॉपिक को बहुत माइन्यूटली डिस्कस करूंगा, आप इसके नोट्स बनाएं। मैं 100% श्योर हूं कि अगर आपने इस चैप्टर्स को ठीक से रिवाइज करके इसके नोट्स बना लिए तो आपको आने वाले समय में जो प्रश्न आएंगे सिविल सेवा परीक्षा में उसमें यह बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। क्लियर? चलिए तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और उसी के साथ हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।